थोड़ी देर बाद मौलवी साहब आएंगे। शराफत से निकाह के लिए हाँ बोल दे। सख्ती से हुक्म सादर किया गया। नहीं, आप बहुत बुरे हैं, मैं नहीं करूंगी कोई भी निकाह वकाह, आप जाकर किसी और से निकाह कर लें, मुझे घर जाने दें, माँ इंतजार कर रही होगी। रोते रोते उसने तल्ख लहजा अपनाया। ओ मेरी जान, अगर किसी और से निकाह करना होता तो तुम्हें यहाँ कौन सा मैं लाइव शो दिखाने के लिए लाया हूँ। अब अगर घर जाना है तो फटाफट अच्छी लड़कियों की तरह हाँ बोल दो, वरना मैं निकाह तो जबरदस्ती भी कर लूंगा और तुम्हें घर भी नहीं जाने दूंगा। और वो जो तुम्हारा अरहम भाई है, वो मुझसे बड़ा बॉक्सर नहीं है। जब वो रिंग में मेरे सामने होगा तो मैं उसे मार मार कर जान से मार दूंगा, और जैसा कि वो रिंग में लड़ते लड़ते मरेगा तो मुझे जेल भी नहीं होगी। बाजार वो उसे खतरनाक किस्म की धमकी दे रहा था, मगर होंठों के किनारों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। आप जानते नहीं हैं, मेरे अब्बू और भाई आपको नहीं छोड़ेंगे, और अब तो मेरी शादी भी पक्की हो गई है। नानी मुझे जान से मार देंगे, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। उसकी इन बातों से अरसल की मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई थी। अब सिर्फ संजीदगी ही संजीदगी उसके चेहरे से अयां थी। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी शादी चंद नोटों के एवज और तुमसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हारी इस नानी ने किसके साथ फिक्स की है, उस इंसान को मुझसे बेहतर कौन जानेगा। इस वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाने और भाई के बारे में सोचो। अगर नहीं सोच सकती तो यही सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारो और भूल जाओ तुम्हारा कोई घर भी था, और अपने भाई का अंजाम भी सोच लेना। जबकि उसकी इस धमकी पर वो सिर्फ आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। अरसल ने भी अफसोस से सर झटका और दोबारा कमरे से बाहर की सिमत बढ़ गया। असवद, आप जाएं ना, देख कर आए। अरसल बहुत गुस्से में गया है घर से बाहर। किर्रत की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकता इस वक्त किर्रत, आज मुझे लग रहा है हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। उसका उदास लहजा किर्रत की भी आंखें नम कर गया। आप ऐसा ना सोचें असवद, वो हमारे बच्चे हैं। हाँ, वो कभी गुस्से में आकर गलती जरूर कर सकते हैं, मगर बुरा काम वो चाहकर भी नहीं करेंगे। हमें अपनी औलाद पर इतना भरोसा तो होना ही चाहिए। भरोसा है किर्रत, मगर आज वो बहुत गुस्से में था, मेरे रोकने से भी नहीं रुका। और तुम अच्छे से जानती हो रूप को लेकर वो कितना सेंसिटिव है। अपनी बहन के लिए वो कोई गलत कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। मैंने 2 दिन उस पर से ध्यान क्या हटाया, वो देखो क्या से क्या बनता जा रहा। असवद प्लीज आप इस कदर परेशान ना हो। आगे ही आप आजकल जासूसों की तरह अपना दिमाग चलाने में लगे हैं। अगर इस तरह टेंशन लेंगे तो आपका शक यकीन में कैसे बदलेगा। माहौल से तनाव कम करने के लिए आखिर में उसने असवद को चिढ़ाया। अच्छा जी, मेरा मजाक बना रही हो, मगर मैं मुस्तफ़ा के बारे में बहुत सही जा रहा हूँ, और तुम जरा रूप को उससे दूर रहने का बोलो। आजकल हर वक्त उसी के साथ घूमती रहती है। अब की बार उसका दिमाग हट गया था। सोचों का एक भंवर अरसल से होता अब मुस्तफ़ा की शख्सियत का रुख कर चुका था। 2 दिन पहले जब वो लोग यहाँ आए थे, मोबाइल निकालते हुए मुस्तफ़ा का वॉलेट निकलकर जमीन पर गिरा था, मगर इससे पहले कि वो अपना वॉलेट उठाता, शम्स साहब की कराह पर वो सब छोड़ छाड़ कर तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। अब ये मुस्तफ़ा की बदकिस्मती थी या फिर असवद की खुशकिस्मती जो वॉलेट असवद ने उठा लिया, मगर इसमें रूप की तस्वीर देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुस्तफ़ा शाह को पाकिस्तान आए सिर्फ 1 दिन ही हुआ था, तो फिर ये तस्वीर तो आज या कल की नहीं थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने अपने तासुर छुपाए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर वो वॉलेट बंद करके मुस्तफ़ा को वापस लौटाया, मगर एक गहरी नज़र मुस्तफ़ा शाह पर डालना नहीं भूला। और यही एक नज़र थी जो मुस्तफ़ा के दिमाग में घंटियां बजाने के लिए काफ़ी था। काजी साहब ने आकर अरसल की तरफ से निकाह पढ़वा दिया था, जिसका पूरा इंतजाम चांद ने अपने सर लिया था। नूर ने भी रोते रोते अपनी रजामंदी दे दी। यार अरसल, मैं नहीं जानता मैंने आज तुम्हारा साथ देकर ठीक किया या गलत। वैसे भी आजकल मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है, मगर अगर तुमने कोई फैसला सोच समझ कर लिया है तो मुझे मेरे दोस्त पर पूरा यकीन है। कम से कम वो जो फैसला सोच समझ कर लेता है वो गलत नहीं हो सकता। और अभी जो खुशी मैं तुम्हारे चेहरे पर देख रहा हूँ, इसके बाद तो मेरा शक यकीन में बदल गया है कि मैंने कुछ गलत नहीं करवाया। मगर इस बार जो तुमने मोहब्बत करके छुपे रुस्तमों वाली हरकत की है, इस बात का बदला लूंगा मैं। चांद ने मुस्कुराकर वार्निंग दी और अरसल अपनी इस तरह चोरी पकड़े जाने पर खुशियाना हंसी हंसा। आखिर अब हो भी क्या सकता था। अच्छा अरसल, अब मैं चलता हूँ, पता नहीं इस आफत ने घर में कौन सा उद्यम मचाया होगा। चांद की ये फिक्रमंदी देखकर उसका कहकहा बुलंद हुआ।
बिल्कुल सही, ऐसे ही टेंशन लेना शुरू कर दो। आखिरकार दिल भी तो बहुत गलत जगह लगाया है तुमने, और अब तो हालात और भी बिगड़ रहे हैं। जबकि चांद के चेहरे की बेचारगी उसे एक बार फिर कहकहा लगाने पर मजबूर कर गई। वैसे सोचा नहीं था चांद मलक दी एंग्री यंग मैन का ये रूप भी देखने को मिलेगा। अरसल की तनकीद पर चांद उसे सिर्फ घूर ही सका। तुम्हारा भी टाइम आएगा बेटा, तब ये जो रिमार्क्स तुमने मुझ पर दिया है मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। उसने मुंह बनाकर फ्यूचर की धमकी दी। कहाँ की तैयारी है? उसे हाथ में अपना अबाया पकड़े देखकर अरसल ने हाथ बढ़ाकर उसे छीन कर बेड के दूसरी तरफ फेंका और उसका हाथ पकड़कर बेड पर गिराते हुए उसने उसके गले से दुपट्टा खींचकर जमीन पर गिराया। आपसे मतलब? आप जो चाहते थे वो कर चुके हो, लेकिन अब आपका कोई हुक्म मुझ पर नहीं चलेगा। नफरत करती हो मैं आपसे, इंतहा दर्जे की नफरत। बहते आंसुओं के साथ नफरत से कहते हुए उसने मुंह फेरा। ना जाने क्यों उसमें इतनी हिम्मत आ गई थी। करो, जितनी चाहे शौक से नफरत करो, क्योंकि मैंने सुना है जितनी नफरत शदीद होती है मोहब्बत भी उतनी ही इंतहा की शदीद होती है। और रही बात मैं जो चाहता हूं वो हो गया है, तो ये तुम्हारी भूल है। अभी वो तो हुआ ही नहीं है जो मैं चाहता हूं। उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए उसने मानी खेज लहजे में कहा। फटी फटी आंखों से उसने उस नए इंकशाफ को सुना और एक हाथ की मुट्ठी में सख्ती से अपना गिरेबान पकड़ते हुए उसने भरपूर मुजाहमत करते हुए उसे अपनी शर्ट के बटन खोलने से रोका। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ, उसने गर्राते हुए मजबूत लहजे में कहा। लेकिन सामने वाले की तेज नजरों से उसकी आंखों का खौफ मख्फी न रह सका। मेरी जान, बिल्कुल गलत, मैं ही तो ये सब करने का हक रखता हूँ। मुस्कुराते हुए उसने एक ही हाथ में उसके दोनों हाथ कैद करके तकिए से लगाए और दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर दबाव बढ़ाया, मगर बदले में नूर की दिलखराश चीख पर वो झटके से पीछे हुआ। क्या हो गया? हैरत की ज्यादती से उसने सर से पांव तक नजरों से मुआयना किया, मगर उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार देखकर उसे वाकई में फिक्र होने लगी। उसके कपकपाते हाथ को कमर तक जाता देखकर उसे अजीब लगा। क्या हुआ है नूर, कहीं तकलीफ हो रही है? गर्दन और बाजू के नीचे से हाथ डालकर अरसल ने उसे बैठने में मदद दी। जल्दी से उसके आंसू साफ करके उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्यालों में भरा। भल भल बहते आंसुओं के साथ उसने अपनी कमर के उस हिस्से पर हाथ रखा जहां अभी अरसल ने दबाव डाला था। क्या हुआ नूर, यहाँ दर्द हो रहा है क्या? लहजे से हद दर्जा फिक्रमंदियां यहाँ थी। हाथ हटाओ, मैं देखता हूं। मगर उसका नफी में हिलता सर देखकर उसने सख्ती से लब भींचे। नूर, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, हाथ हटाओ, मुझे देखना है। अब की बार उसका लहजा हद दर्जा संजीदगी लिए था और शायद इसी सख्त कलामी का असर था कि नूर ने अपना कपकपाता हाथ आस्तगी से एक तरफ हटाया। अरसल ने भी तेजी में वहां से शर्ट खिसकाई, मगर सामने का मंजर देखते ही आंखें फटी की फटी रह गईं। नाव से दाईं तरफ 4 उंगलियों के फासले पर एक साथ 4-5 गहरे जख्म थे जो शायद किसी नोकीली चीज की वजह से किए गए थे, क्योंकि इन जख्मों को देखकर कोई नहीं कह सकता था ये चोट इत्तफाकी तौर पर लगी है। इंच इंच के वक्फे से हुए ये जख्म किसी के वहशियाना रूप की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे, और इस पर जुल्म ये कि उस जख्म को शायद किसी मरहम ने छुआ तक न था। एक पल के लिए तो अरसल भी हैरत से गूंग रह गया, मगर फिर अपना आप मजबूत करके आस्तगी से उसका सर तकिए पर टिकाया। तेजी से साइड टेबल के दराज में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और फुर्ती से उस जगह पर मरहम रखकर पट्टी करने लगा, जबकि उसकी इस फिक्र पर नूर के दिमाग पर कोई धुंधला सा मंजर लहराया। और जैसा कि उसके साथ हमेशा से होता आया था, उन धुंधले मंजरों के चलते उसके सर में दर्द की एक शदीद लहर उठने के साथ नूर के होशो हवा से बेगाना कर गई।